जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 69। आज के क्वेश्चन में हम एज यूजुअल होम असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या कंडीशन पूरी करना पड़ती हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या कोई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना होता है। इस इन्वेस्टमेंट से जो एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है इससे रिलेटेड कंपनी में कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अगर करना है तो वो रिकॉर्ड क्या है और उसको इंस्पेक्ट कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। कल के लेक्चर में क्या सीखा था हमने? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट कि अगर आप एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई भी कंपनी तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो हमने स्टडी की। और आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं हम कि अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम तो उससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसमें उस इन्वेस्टमेंट का जिक्र होगा, जो भी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है वो रिकॉर्ड क्या होगा और अगर उसकी कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। ये हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछ लीजिए। होम असाइनमेंट को भी डिस्कस, होम असाइनमेंट के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। कोई इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में प्रॉब्लम, कोई एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में प्रॉब्लम, या जो कंडीशन हमने पढ़ी है उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले मेरे भाई। हाँ जी 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 बिल्कुल। पर्सनल लायबल से मुराद ये है, फिफ्थ कंडीशन है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की इन द फॉर्म ऑफ लोन में से कि जो रिटर्न है ना, यानी वो जो इन्वेस्टमेंट लोन के तौर पे अगर एसोसिएटेड कंपनी को कोई पैसे दिए हैं उनका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री हुआ है ना, जो कि हमने इससे पहले वाली कंडीशन में पढ़ा है कि वो कंपनी की अपनी बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। जो भी रेट ऑफ रिटर्न एग्री हुआ है वो पीरियोडिकली रिकवर होगा। यानी अगर मंथली बेसिस पे तय हुआ है कि इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो मंथली बेसिस पे, अगर क्वार्टरली का है तो हर 3 महीने बाद। अगर वो कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करती तो फिर डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स फिर अपनी जेब से इंटरेस्ट पे करेंगे कंपनी को। किस कंपनी को? जिसने लोन लिया है कि लोन दिया है? इजी हो जाएगी। जिसने लोन लिया कि लोन दिया, किसको लोन पे करेंगे? डायरेक्टर। जिसने लोन दिया है उसको इंटरेस्ट पे। क्यों भला? ड्यू डिलीजेंस इन्होंने की थी, ड्यू डिलीजेंस इन्होंने कहा था, सिफारिश की थी कि पे कर दीजिए। इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर लोन दिया गया था। क्लियर? तो पर्सनल लायबल से मुराद क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे भाईजान लोन लेने के लिए गए आपके पास, आपने कहा सर से जरा पहले वेरिफिकेशन करवा के लाओ। अब मैंने ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट बनाई इसकी, जिसके एंड पे लिख दिया कि इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और ये अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न कर देंगे और इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे। अब बाद में अगर मेरी इस इवैल्यूएशन ड्यू डिलीजेंस के बेस पे आपने लोन दे दिया, ये इंटरेस्ट पे नहीं करता, आपके जहन में आएगा तो सही कि सर का कसूर है, सर ने फिर क्यों, अगर ये था ऐसा कि वापस नहीं कर सकता लोन या इंटरेस्ट, तो सर ने इसके ड्यू डिलीजेंस में ओके की रिपोर्ट क्यों दी? तो इसलिए चूंकि डायरेक्टर ने ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट में लिखा था, ये रिकमेंड किया था कि ये पे कर देगा और पे नहीं करते तो फिर डायरेक्टर कसूरवार हुए ना। इंटरेस्ट फिर डायरेक्टर से रिकवर करवाया जाएगा। पर्सनल लायबल का मतलब ये है डायरेक्टर अपने घर से पैसे ला के कंपनी को देंगे, सर ये आपका नुकसान हुआ हमारी वजह से, ये हम अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉ ने इंटरेस्ट रिकवर की बात की है, रिटर्न की, प्रिंसिपल की नहीं। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को जो एसोसिएटेड हो जाए, क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ डायरेक्टर और शेयर होल्डर का लफ्ज नहीं है, इंडिविजुअल और पार्टनर का लफ्ज भी है। तो इसका मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी तो एसोसिएटेड हो सकती हैं। अगर वो एसोसिएटेड है उनके लिए खुद बताइए क्या लफ्ज होना चाहिए? क्या एसोसिएटेड कंपनी होना चाहिए? वो तो है ही नहीं कंपनी, फिर क्या लफ्ज है उनके लिए? अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग यहाँ पे लफ्ज प्रोजेक्ट की सेंस में यूज नहीं होता। पावर्स ऑफ डायरेक्टर में भी अंडरटेकिंग का वर्ड यूज हुआ था, वहां पे प्रोजेक्ट की सेंस में यूज हुआ था। यहाँ पे वो एक सेपरेट एंटिटी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के तौर पे वर्ड यूज हुआ। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? प्रोजेक्ट
फॉर्म हो तो वो मतलब अंडरटेकिंग हो गया। आपने इस तरह लिखा है। हाँ जी, डेफिनेशन में इसी चैप्टर में ना, कल परसों की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एसोसिएटेड कंपनी, देखे दो लोगों के दरम्यान में जब एसोसिएटेड रिलेशनशिप क्रिएट होता है ना बाय लॉ, तो इसमें लाजमी नहीं कि वो दोनों लोग कंपनी ही हों, वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी हो सकते हैं। एक कंपनी है और एक सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है। तो इस सिचुएशन में ये जो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है, इसके लिए लॉ ने वर्ड यूज किया है एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, इसके लिए वर्ड एसोसिएटेड कंपनी यूज नहीं कर सकते थे। जो कंपनी है ना जो, उसके लिए तो वर्ड एसोसिएटेड कंपनी ही रहेगा, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, इसके लिए क्या वर्ड क्रिएट हुआ, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। कंपनी नहीं शामिल हो, मतलब कंपनी ना हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, हाँ जी, तो भी वो अंडरटेकिंग, तो वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है, बिल्कुल सही। वो पार्टनरशिप या वो सोल प्रोप्राइटर तो भी अंडरटेकिंग। हाँ जी, कंपनी और कंपनी या तो एसोसिएटेड कंपनीज होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोनों कंपनीज हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करें एसोसिएटेड कंपनीज, ठीक है जी। अगर दोनों इंडिविजुअल या पार्टनरशिप हम कहेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अगर एक कंपनी और एक पार्टनरशिप है हम कहेंगे ये एसोसिएटेड कंपनी है इसकी, और ये इसकी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है। और कोई क्वेश्चन जी? इंटरेस्ट की बात कर, बिल्कुल, रिटर्न का मतलब वो इंटरेस्ट ही है, ठीक है जी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब वो लोन ले रहा है, क्योंकि लोन दिया हुआ ना, लॉ में बताया था ना, वर्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स लोन। चलिए अब पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही शायद पास्ट पेपर्स के हैं, इसलिए अटेंटिव होकर सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन 4, Ironside Limited IL owns 51% voting shares in Snowstorm Limited SSL and 52% voting shares in Flipper Private Limited FPL. SSL intends to make an investment of rupees 200 million in FPL. तो ये तो सिंपल कंपनी से एसोसिएटेड है ही नहीं, ऐसा ही है ना। क्या ये एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं? एसोसिएटेड नहीं, इनका तो आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है, एसएसएल और एफपीएल, दरमियान में आईएल तो है ही नहीं, आईएल ऊपर है, एसपीएल इधर, एफपीएल इधर, एसपीएल और एफपीएल का डायरेक्ट तो कोई लेना देना आपस में है ही नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है। पास कीजिए जी। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप को देखें, इसको ना थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको इस तरीके से। क्या चीज? डायग्राम ही बनाने लगा हूं। अच्छा, मैं क्या बनाने लगा था? ओके ओके ओके, ये है आईपीएल, आईपीएल ही है जी, सॉरी आईएल, आईएल आईएल के शेयर्स हैं दो कंपनी में, किन में? एसएसएल और एफपीएल। ये है जी एसएसएल और ये है एफपीएल। अब एसएसएल में कितने परसेंट शेयर है? 51%। और आईएल के एफपीएल में कितने शेयर हैं? 52%। और इन्वेस्टमेंट कौन किस में करने जा रहा है, ये नोट कीजिए। इन्वेस्टमेंट कौन किस में करने जा रहा है? एसएसएल एफपीएल। तो मेरा पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट सुनिए, क्योंकि एसएसएल और एफपीएल का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है डायरेक्ट, इसीलिए ये एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है, और डायरेक्टर ही सिर्फ अप्रूव कर दें तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। है एसोसिएटेड। कैसे एसोसिएटेड है? अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। शाबाश शाबाश। तो ये एसोसिएटेड कंपनी बन गई। एसोसिएटेड कंपनी बन गई तो कंडीशन पूरी करनी है कि नहीं? करनी। अच्छा, अब देखिए, ये मेरा पहला पॉइंट था, गौर से सुनेगा मेरा दूसरा आर्गुमेंट। चूंकि ये कंसेप्ट जो है ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है। तो ये जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो कर रही है एसएसएल कर रही है एफपीएल में, एफपीएल तो प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि इस ट्रांजैक्शन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। हाँ शाबाश, लॉ ये कहता है जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है ना,
वो पब्लिक होनी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो चाहे प्राइवेट है पब्लिक है फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्वेस्टर कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक है तो कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगी, अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर जी ये चीज? अच्छा अब आगे चलते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगली बात कि इन्वेस्टमेंट, अब हमने डिसाइड कर लिया कि एसोसिएटेड कंपनीज हैं, हमने डिसाइड कर लिया पब्लिक कंपनी है। अगली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि दोनों का रिलेशनशिप बताया, स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एसएसएल एंड एफपीएल। क्या ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप बता दिया आपने? दोनों का क्या है? एसोसिएटेड। अब आगे पार्ट बी, डिस्क्राइब द कंडीशन विच एसएसएल मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। कंडीशन बताइए जो कि फुलफिल होनी चाहिए बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। तो वो कंडीशन बता देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन वाली, और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा जाएगा, नेचर अमाउंट, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इफ करके, अच्छा अब ये क्वेश्चन का सबसे अहम पॉइंट है जहां पे पास फेल का डिसीजन आपका इस क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। क्या मुझे इफ के बाद वाली कंडीशंस लिखनी चाहिए कि नहीं? लिखनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर है। ये भी एक आर्गुमेंट है लेकिन ये वीकर आर्गुमेंट है। असल आर्गुमेंट ये कि उसने देखे वर्ड यूज किया है इन्वेस्टमेंट, इसको अंडरलाइन करें। उसने इक्विटी या लोन का वर्ड यूज नहीं किया। अगर इक्विटी का वर्ड यूज करता कंफर्म था कि हमने कंडीशन नहीं लिखनी, लोन का वर्ड यूज करता कंफर्म था कंडीशन लिखनी है। उसने जेनेरिक टर्म यूज की इन्वेस्टमेंट। अब हो सकता है इक्विटी हो सकता है ना हो, लोन हो, तो हम कंडीशन लिखेंगे इफ करके। कंडीशन लिखेंगे क्या करके? इफ करके। ठीक है, इफ करके हम ये कंडीशन लिखेंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ, ये एडवांस भी हो सकता है, तो बिल्कुल अगेन वही, इफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांस देन फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन शैल आल्सो बी मेट। तो आपने इफ करके वो एडिशनल कंडीशंस लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन 5, कलाम लिमिटेड केएल इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शन टू इन्वेस्ट इट्स एक्सेस फंड्स। 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, acquire 8% shareholding in Lighter Oil Limited LOL for ₹120 million. Or LOL is a growing company and is expected to fetch higher returns in future. कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर करने हैं LOL में? 8%। दूसरा, सेकंड, ग्रांट, ये भी इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, ग्रांट ए लोन ऑफ ₹100 million to Monsoon Private Limited for launching a new product। 100 मिलियन का लोन ग्रांट करना है एमपीएल को, क्योंकि एमपीएल ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। नोट कीजिए, एमपीएल प्राइवेट कंपनी है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक है। कलाम लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी। द लोन वुड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। इंटरेस्ट रेट से, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट रेट, अमाउंट, कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने जा, फर्क किस चीज से पड़ता है? जिसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो एसोसिएटेड है कि नहीं। इंटरेस्ट रेट का सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो बोरोइंग कॉस्ट से कम ना हो, बस। तो लोन वुड कैरी इंटरेस्ट। अच्छा, केएल करंटली होल्ड्स 25% ऑफ एमपीएल्स पेड अप कैपिटल। असल बात तो की ही एंड पे, इसको तो अंडरलाइन करें और फिर डबल अंडरलाइन करें। असल बात ही ये है कि इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला? केएल करंटली होल्ड्स 25% ऑफ एमपीएल्स पेड अप कैपिटल। इससे क्या पता चला? कि ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। केएल करंटली होल्ड्स 25% ऑफ एमपीएल्स पेड अप कैपिटल। ये केएल और एमपीएल आपस में क्या हैं? एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अब पहले वाली ये भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आती है पहले वाली भी। दूसरे वाला केस भी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आता है। एग्री करते हैं? पहले केस में और दूसरे केस में फर्क क्या है? पहले में वो एसोसिएटेड कंपनी नहीं है
और सेकंड वाले में एसोसिएटेड कंपनी है। ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल से कर सकते हैं, पहले वाले मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जबकि सेकंड वाले केस में मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगली डिस्कशन, यहां तक बात समझ आ गई बेसिक। तो पहले वाला तो कंप्लीट हो गया कि डायरेक्टर्स की अप्रूवल करो, फारग, आगे जाने की जरूरत नहीं। सेकंड वाले केस को हमने आगे लेके चलना है। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी है। अब बताइए कंडीशन पूरी होंगी कि नहीं? क्यों? वो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी है, जो कर रही है वो तो पब्लिक। शाबाश। अच्छा, फिर इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन और उसके टर्म 2 पॉइंट आ जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी ना? कहानी खत्म नहीं होगी। क्यों? लोन है। अब हमने इफ नहीं लिखना, एज लिखना है। इफ में और एज में फर्क है, इफ में और एज में। अब इफ दिस इज लोन नहीं लिखना, क्या लिखना? एज दिस इज लोन देयरफॉर फॉलोइंग, बाकी सारा छाप दे। क्लियर हुई है बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इससे हमें यह समझ में आया कि जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का आईकैप का फेवरेट कंसेप्ट है, अगर ये टेस्ट करेगा ना, हमसे 2 स्टेप्स में टेस्ट करेगा। पहले स्टेप में हमसे डिसीजन करवाएगा कि 2 एंटिटीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं कि नहीं, और फिर अगर एसोसिएटेड कंपनीज हैं तो अगली रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसकी कंडीशंस पूरी करवाना। क्लियर जी? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चन। अब आते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ, जो कि इंतहाई आसान है। क्या? टाइम ठहर जाओ, टाइम इतने टाइम के पाबंद है, छोटा कायदे आज़म। ये भाईजान, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स। कॉमन सेंस की बात है। मेरा भाई अगर हक हलाल की कमाई से कोई घर खरीदेगा तो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएगा कि चलते फिरते किसी दूसरे के नाम पे? जाहिर सी बात है, अपने नाम पे। ठीक है, अपने नाम पे। तो उसी तरीके से कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं भी कर रही है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए? कंपनी के अपने नाम पे। यही टाइटल कह रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। ए कंपनी जब किसी जगह इन्वेस्टमेंट करो अपने नाम से करना, किसी दूसरे के नाम से ना करना। आजकल जमाना खराब है, किसी पे एतबार करने का वक्त अब नहीं है, एतबार नहीं करना। ठीक है, या अपने काउंटर मेजर्स लेके फिर ट्रस्ट करना, लिखत पढ़त करके। तो कह रहा है इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड, कंपनी को चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही नाम से रखें। मेन रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल इन्वेस्टमेंट कंपनी शैल बी ओन्ड एंड हेल्ड बाय कंपनी इन इट्स ओन। ओनरशिप भी कंपनी की होगी, हेल्ड भी कंपनी। भाई ने मोटरसाइकिल खरीदी अपने पैसों से, किसके नाम पे होगी? भाई के नाम पे। और किसके पास होनी चाहिए? भाई के पास ही होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? किसके पास होनी चाहिए? भाई के पास होनी चाहिए। भाई ऐसे ही ना दोस्त को दे देगा, ये कोई वारदात कर रहा है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? बाद में वो नहीं देखे, मोटरसाइकिल का नंबर नोट करते हैं, उठा लेंगे इसको, कहेंगे तुम्हें शक्ल से भी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के नाम पे, हेल्ड भी और ओन्ड भी। अब आगे चलते हैं। लेकिन ला ये कहते हैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या? कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी की लेकिन किसी और के नाम पे। अब बड़ी हैरान, लॉ खुद ही कहता है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके नाम पे होनी चाहिए, फिर खुद ही कहता है भाई 2-3 एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो सकता है कंपनी के नाम पे ना। हमने कहा समझ नहीं आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल, होल्डिंग कंपनी में होल्ड इट्स शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ नॉमिनी मेंबर। आपको कभी एक तरह बताया था ना मैंने कि पेटीसीएल यूफोन की 100% सब्सिडी। आपने होली और सब्सिडरी का कंसर्न पढ़ा है? हाँ, यूफोन पेटीसीएल, पीटीसीएल होली और सब्सिडी का कंसेप्ट। होली और सब्सिडी का कंसेप्ट क्या है? कि एक कंपनी जब दूसरी के 100% शेयर एक्वायर कर ले तो वो होली और सब्सिडी। अब सोचिए जरा, एक कंपनी अगर प्राइवेट है उसके कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक अनलिस्टेड है 3 होने चाहिए, लिस्टेड है 7 होने चाहिए। लेकिन होली और सब्सिडी के कंसेप्ट में ये वायलेट नहीं हो जाती रिक्वायरमेंट?
क्योंकि वो तो एक ही होगा ओनर। 100% शेयर जब एक के पास हैं तो उसका मेंबर कितने होंगे? लीगल रिक्वायरमेंट वायलेट होगी कि नहीं? ला, हाँ शाबाश। ला ये कहता है ऐसी सिचुएशन में आप किसी को नॉमिनी मेंबर बना दो और अपने कुछ ना कुछ शेयर्स उसको ट्रांसफर कर दो। अब ये शेयर होंगे उस कंपनी के जिसने 100% इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपने कुछ किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ उसके नाम पे या जॉइंट शेयर होल्डिंग के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकती है। अब देखें इन्वेस्टमेंट किसी और की, नाम किसी और का, लेकिन ये किस लिए? ला नॉर्मली इसकी इजाजत नहीं देता, यहां पे इजाजत दे रहा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा केस है? होलियों से लीग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी है। ये किस लिए जरूरी है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन द नेम ऑफ नॉमिनी मेंबर। भाई ये आ रहा है आपको? ए होल्डिंग कंपनी में होल्ड इट्स शेयर इन सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ ए नॉमिनी मेंबर टू इंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी डू नॉट फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट, ताकि जो सब्सिडरी कंपनी के मेंबर्स हैं वो मिनिमम से कम ना। भाई बात समझ आ रही? तो आपके ख्याल में इजाजत होनी चाहिए। चलिए दूसरा केस, ये तो हो गया नॉमिनी मेंबर। अब सुने नॉमिनी डायरेक्टर। कंपनी ने शेयर खरीदे, कंपनी खुद डायरेक्टर बन सकती है? नहीं, किसी और को डायरेक्टर बनाएंगे। उन्होंने चलते फिरते कोई बेरोजगार था, फारग बैठा था, कहा भाई डायरेक्टर बनोगे, और डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने कहा ये लो, ए भाई के एडवाइजर कह रहे हैं सर जी मेरे पास पैसे होते हैं, मैं खुद शेयर खरीद के डायरेक्टर ना बन जाता, मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है। अब क्या कंपनी ने जो इनको डायरेक्टर बनाना चाहती है, क्या कंपनी अपने कुछ लेकिन जिस कंपनी का डायरेक्टर बनाना है उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है क्या? क्वालिफिकेशन शेयर्स। इस कंपनी का डायरेक्टर वही बन सकता है, इस कंपनी के डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के लिए वही अहल है जिसके पास इस कंपनी के कम से कम 10,000 शेयर्स हों। 10,000 शेयर के बगैर तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, जीतना तो दूर की बात है। अब इसको कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जो किसी भी पर्सन के पास होना जरूरी है ताकि वो डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जो किसी भी पर्सन के पास होना जरूरी है ताकि वो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या? बोलिए। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो किसी भी पर्सन के पास होना जरूरी है ताकि वो डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो। यह है नॉमिनी। हाँ नहीं देखें, ये डिपेंड करता है कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि नहीं। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं लिखे हुए, ये डिपेंड करता है आर्टिकल्स में, तो फिर इसका मतलब है नॉमिनी डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। वो हमने एक्सेप्शन में पढ़ लिया था, डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर, इसकी 4 एक्सेप्शन थी ना, उसमें था नॉमिनी डायरेक्टर भी उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन वो उस वक्त जब कंपनी के आर्टिकल साइलेंट है। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन शेयर 10,000 शेयर होना जरूरी है, तो फिर शेयर होना जरूरी है। उस सूरत में फिर वो बंदा तो नहीं डायरेक्ट शेयर खरीदेगा, वो कहेगा भाई मेरा काम थोड़ी है, मैं आपके काम से जा रहा हूँ कंपनी में, अपने काम से थोड़ी जा रहा हूँ। तो कंपनी कहेगी अच्छा जाते हुए ये शेयर ले जाओ क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसके बगैर तो तुम्हें डायरेक्टर बनाएंगे। डायरेक्टर क्या चपड़ासी नहीं रखेंगे इसके बाद, इसीलिए ये शेयर्स लेते जाओ। ये लेकिन किस हद तक शेयर? क्वालिफिकेशन शेयर्स की हद तक। बेनिफिशियल होना, शाबाश, बेनिफिशियल होना नहीं बनेगा, नॉमिनी के तौर पर। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, इफ ए कंपनी अपॉइंट्स और इलेक्ट्स ए नॉमिनेटेड डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, सच कंपनी यानी जिसने अपॉइंट किया है, may register or hold share in other company in the name of nominee। ऐसी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को नॉमिनी के नेम पे ट्रांसफर कर सकती है। बात समझ आ रही है? सेंटेंस समझ आया? फिर से, इफ ए कंपनी अपॉइंट्स और इलेक्ट्स ए नॉमिनेटेड डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, सच कंपनी may register shares in other company in the name of nominee director alone or jointly, but only up to the value of qualification shares, but only up to the valuation of qualification share का लफ्ज अंडरलाइन करें।
फिर ए कंपनी में होल्ड आर रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये आपको बताया ही है पहले भी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी शेयर्स खरीद के सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर। इसका पर्पस क्या होता है? ताकि आसानी से सेल परचेज हो सके। ये जो ट्रेडर ब्रोकर होते हैं ना, ये कहते हैं सर कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना ना, इसमें बड़ा लेंथी टाइम, इसमें अब भी हालांकि अब जल्दी हो जाता है, लेकिन अब भी हफ्ता 10 दिन कहीं नहीं टाइम लग, तो इससे बेहतर है कि हमारे चूंकि दिन रात यही काम करना है, तो बजाय अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के सीडीसी के नाम पे रखते हैं। सीडीसी याद रखें काबिले एतबार इदारा है, क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, तो इसमें सेल परचेज हो तो ट्रांसफर करना आसान है। सीडीसी के पास सबके अकाउंट्स होते हैं सारे ब्रोकर्स के, जो भी ब्रोकर खरीदता है कंपनी की बुक्स में सीडीसी का नाम आ रहा होगा, लेकिन आगे सीडीसी के बुक्स में ब्रोकर का नाम आ रहा है, वो एक ब्रोकर के अकाउंट से उठाए दूसरे में डाले, दूसरे उठाए, सेल परचेज, इस तरह विद इन सेकेंड्स शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये 3 एक्सेप्शन है, बोले ये तीनों एक्सेप्शन समझ आई। मेन रिक्वायरमेंट क्या थी? कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके नाम पे होगी। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? 3। पहली, नॉमिनी मेंबर, नॉमिनी डायरेक्टर, सीडीसी, नॉमिनी मेंबर, नॉमिनी डायरेक्टर, सीडीसी। किस चीज की, किस कंसेप्ट की एक्सेप्शंस है? इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। शाबाश। आगे चल, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा, अभी थोड़ी सी कसर और बाकी, इधर ही बैठना, हिलना नहीं। अभी रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय कंपनी, यानी कंपनी ने जितनी भी अच्छा, ये पूरा फ्रेज एक पढ़ना है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी के नाम पे नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं? भाई बंदे का पता थोड़ी लगता है कि एक तो गरीब बेचारा मजदूर था, उसको डायरेक्टर बनाया, वो क्या करे, मौका पाए शेयर बेच कर निकल जाए, बंदे का पता थोड़ी लगता है, ठीक है, किसी के दिल में थोड़ा, तो ऐसा हो सकता है। तो क्या कंपनी के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने अपने शेयर्स, हक हलाल की कमाई किस दूसरे के नाम पे ट्रांसफर की है? भाई रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं कंपनी में? इस एक रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड रखा जाए, और उस रजिस्टर का नाम पता क्या है? रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी। क्योंकि जो कंपनी के नाम पे है उनका तो रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है ना, रिकॉर्ड तो उनका रखने की जरूरत है, कंपनी के नाम पे नहीं है, रिस्क तो उधर है भागने का। तो इसलिए कह रहा है रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड बाय कंपनी, ए कंपनी शैल मेंटेन ए रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम। इसका रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी। इसमें क्या लिखा होगा? नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन दिया है, शेयर्स हैं, क्या है, वैल्यू कितनी अमाउंट के, अदर पर्टिकुलर किसको दिए हैं, नॉमिनी मेंबर बनाने के लिए दिए हैं, नॉमिनी डायरेक्टर बनाने के लिए दिए हैं, या सीडीसी को। ये तीन तरह के ही आएंगी ना सिचुएशंस, बाकी तो लॉ की इजाजत नहीं देता। अदर पर्टिकुलर एज में बी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई सच शेयर, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी नॉट इन कंपनीज नेम, कंपनी उसका रजिस्टर मेंटेन करेगी और उस रजिस्टर में सारे पर्टिकुलर्स लिखेगी, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ी, किसके नाम पे है। ये ना जब लिक्विडेटर आए उसे पता ही ना चले और ये लोग लेके निकल जाएं पैसे। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, क्या इस रजिस्टर को कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? अब ये रूटीन का कंसेप्ट है जो पहले भी आप कई दफा पढ़ चुके हैं, मिलता जुलता। यस, कर सकता है। रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स इन ए डे। कोई भी मेंबर अगर इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। हर रोज कम से कम 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी ओपन की जाएगी कंपनी के, जिसमें वो आके इंस्पेक्ट कर सकता है। कंपनी में इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्पेक्शन, क्या मतलब कि चाय पीते हुए, ये रजिस्टर पढ़ते हुए चाय पीना मना है, वरना जैसे किताब पे होता है ना वो गोल गोल निशान लगे होते हैं, कभी देखा आपने किसी किताब पे? पहले लगते होते थे जब पढ़ते होते थे, अब तो पढ़ते ही नहीं है। क्या अब चाय नहीं पीते? हाँ ठीक। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है कंपनी। कौन कर सकता है रजिस्टर इंस्पेक्ट? एनी मेंबर विदाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर सकता है? नहीं। हाँ जी, एनी मेंबर तो फिर कर सकता है। क्यों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेंबर होता है क्या? ये हाल है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेंबर होता है कि नहीं? यस, शाबाश 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 शाबाश, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते उसका। शाबाश। फिर आगे, अदर पर्सन में इंस्पेक्ट रजिस्टर पेमेंट ऑफ फी प्रेस्क्राइब्ड बाय कंपनी। दूसरे भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? फी पे करना पड़ेगी। इफ एनी इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज, रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पेक्शन। अगर किसी को कह देना कंपनी वाले हम नहीं दिखाते आपको, कोई भी एरा गरा मुंह उठा के आ जाता है रजिस्टर, भाग जाओ। कौन भाग जाओ? नहीं दिखाना रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ये कहे तो आप क्या करेंगे? आप रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे। रजिस्ट्रार अच्छा बंदा है, वो क्या करेगा? वो कंपनी को डायरेक्शन इशू करेगा, ए कंपनी शक्ल पे ना जाओ, शक्ल जैसी भी है इसकी, इसका राइट तो है ना, राइट तो है ना, इसका शक्ल भी अच्छी है, दिल का भी अच्छा है, तो इसको इंस्पेक्ट करवा दो। रजिस्टर क्या करो? अगर कंपनी रिफ्यूज कर दे, हर एक का राइट है, कोई भी मेंबर जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर के अलावा भी कोई दूसरा पर्सन कर सकता है। फर्क क्या है? मेंबर विदाउट इंस्पेक्शन, सॉरी, मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट फी, और अदर पर्सन कर सकते हैं विद फी। लेकिन अगर कंपनी किसी को भी रोके इंस्पेक्शन से, रजिस्ट्रार के पास जाए, रजिस्ट्रार एक्शन लेगा, ऑर्डर इशू करेगा। अदर पर्सन को पता चल जाएगा बिल्कुल कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है। मेंबर को भाई, सारे मेंबर्स ने भाई, इनका क्वेश्चन ये है सर मेंबर क्यों देखने आएगा? तो उसने तो खुद अप्रूवल दी थी स्पेशल रेजोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट के। वो तो कोई भी हो सकता है जो नहीं भी आया। हाँ जी, वो तो कोई भी हो सकता है। जरूरी तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या जरूरी है सारे मेंबर्स मौजूद हो? जरूरी नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन प्रेजेंट की बेस पे कैलकुलेशन होती है, ये बताया था ना। तो हो सकता है कुछ एब्सेंट हो। कॉपी ऑफ लास्ट कंसेप्ट, कॉपी, क्या कोई मेंबर कॉपी रिक्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल, जो उसको मिलेगी। कितने अरसे में? 7 दिन में, फीस पे। क्योंकि आपको पता है कॉपी की हमेशा, फोटो कॉपी का तो खर्चा होगा ही होगा। फोटो कॉपी तो कोई भी मांगने आए, पैसे तो अदा करने पड़ेंगे फोटो का, चाहे मेंबर हो। ठीक है, ये सेम का, हाँ मुझे भी लग रहा था कि पढ़ा था कहाँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग में। शाबाश, इसको इसके मिनट ऑफ मीटिंग का कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया भाई। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें सबसे अहम सिर्फ काम की चीज़ें वो 3 एग्जाम्पल ही थी, एक्सेप्शन थी बेसिकली। बाकी रूटीन का कंसेप्ट वो खुद भी पढ़ते तो समझ आता था, लेकिन एक्सेप्शंस समझने वाली है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके नाम पे होगी। कोई एक घर जाके आपसे पूछे बताओ क्या सीख के आए हो, आपने उन्हें कहना है क्या कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके अपने नाम पे होगी। 3 सिचुएशन दूसरे के नाम पे भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट। 3 सिचुएशन क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी मेंबर और सीडीसी। बस घर वालों को पता चल जाएगा कि वाकई आप कॉलेज से ही होके आए। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।